नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है। रोज आपको याद दिलाता हूं ताकि आप खबर के मास्टर बनकर निकल सके। खबर इस अंदाज में है कि आपको समझ भी आएगी, पसंद भी आएगी, और इसीलिए ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है। सब साथ बैठकर देखा कीजिए जो मैं कहता हूं, मतलब अटेंडेंस फुल फैमिली की लगनी चाहिए। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको बताऊं आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। पंजाब का वो गणित जो सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी समझते हैं, आज उसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि वो वोट गणित क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। और पीएम की 3 मीटिंग से पंजाब चुनाव कैसे पलटेगा या पलट सकता है क्या, इस पर आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज की इस पाठशाला में डेरा पॉलिटिक्स का चैप्टर क्या कहता है, पंजाब की डेरा पॉलिटिक्स का चैप्टर। और उसके बाद आतंकवाद पर सबसे बड़े फैसले की फाइल खोलूंगा। जिस देश ने आतंकवाद का इतना दंश झेला है, उसमें कैसे नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की, वो बताऊंगा। और आखिर में सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में रहस्यमयी बाबा का चैप्टर। लेकिन सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। पंजाब में 2 दिन बाद वोट पड़ने, लेकिन सवाल यह है कि क्या पंजाब को लेकर जो लोग भी अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं, वो उन फैक्टर्स को कम आंक रहे हैं या उनकी अनदेखी कर रहे हैं जो पंजाब का चुनाव पलट सकते हैं या फिर पंजाब के चुनाव में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें एक फैक्टर है नरेंद्र मोदी और दूसरा फैक्टर है पंजाब के डेरे और पंजाब का संत समाज। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पीएम मोदी ने पंजाब चुनाव में एंट्री की है, उसके बाद पंजाब चुनाव में बीजेपी को माइनस नहीं किया जा सकता। और आज हम इन्हीं फैक्टर्स का पाठशाला में टेस्ट करेंगे। और सबसे पहले आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूं। आज प्रधानमंत्री आवास में पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के सिख समुदाय के प्रभावशाली लोगों और पंजाब के संत समाज से मुलाकात की। वोटिंग 2 दिन बाद है और ठीक वोटिंग से पहले इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है। क्यों भाई, क्यों अहम है? देखिए, पंजाब में डेरा और संत समाज, इनका बड़ा प्रभाव है। आप सिर्फ इन तस्वीरों को देखकर नहीं समझ सकते कि ये तस्वीरें कितने दूर तक इंपैक्ट छोड़ेंगी। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने सिख समुदाय के रिवाज के मुताबिक पटका पहना। पीएम मोदी ने धर्मगुरुओं से लंबी बातचीत की। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक व्यक्ति के पास गए और उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मीटिंग में पीएम मोदी के उन फैसलों की तारीफ की गई जिनमें करतारपुर कॉरिडोर से लेकर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान शामिल है। इसमें अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मान के साथ वापस लाने का भी जिक्र हुआ। पीएम ने क्या कहा, एक बार इसको सुनिए, फिर इन तस्वीरों के मायने पंजाब चुनाव से जोड़कर आपको बताऊंगा और पीएम इस चुनाव पर कैसे असर डाल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। आप लोगों के बीच में रह करके जो मैं सीखा हूं, जो गुरु महाराजों ने सीख दी है, सब तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन जितना कर पाता हूं उसी से मुझे आशीर्वाद मिलते हैं और मैं और ज्यादा करने का मन करता है। हमारे यहाँ गुजरात में तो कहा जाता है कि जब संतों की, महापुरुषों की चरण रज आपके घर में पड़ती है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो आज आपकी चरण रज मेरे घर में हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। हमारे गुरु महाराजों ने कितनी तपस्या की है इमरजेंसी में। बहुत बड़ा हमारा जुल्म हम सब पे हुआ और मैं तो बराबर पता है उस समय पंजाब में जो सत्याग्रह हुआ था इमरजेंसी के खिलाफ, तो बड़ा अद्भुत था जी। अब मैं उस समय अंडरग्राउंड रहता था, तो अंडरग्राउंड रहना है तो कुछ कपड़े वपड़े बदलने पड़ते थे, तो मैं सीखे के कपड़ों में ही रहता जी मैं पगड़ी पहनता था अब मुझे बताइए साहब, कोरोना में ये आप ही लोग हैं जिनको ऑक्सीजन का लंगर लगाने का मन कर गया। ये छोटी बात नहीं जी।
अब मुझे बताइए अफगानिस्तान से इतना अभी भी हमारा कोई वहां हवाई जहाज जाना आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब सम्मान से वापस आना चाहिए। तो हमने उस व्यवस्था की, दुनिया के देशों से बात की, यहाँ तक लाने के लिए स्पेशल प्लेन का प्रबंध किया। और मैंने मेरे मंत्रियों को माना कि भाई देखिए, मैं मानता हूँ ये मेरे लिए सेवा का बहुत बड़ा अवसर है, आप जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बातचीत को अगर आप सुनेंगे तो इसमें बहुत सारा भावनात्मक पहलू है। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री खुद खाने की प्लेट पकड़कर धर्मगुरुओं की सेवा भी करते दिखते हैं। उन्होंने इसका भी पूरा ध्यान रखा कि जो धार्मिक वस्त्र उन्हें पहनाए जा रहे हैं वो जमीन पर न लगें। उन्होंने मुलाकात में गुरु ग्रंथ साहिब का भी जिक्र किया, जो अभी आप सुन रहे थे कि अफगानिस्तान से जहां फ्लाइट्स अभी उतनी जा भी नहीं रही, वहां से गुरु ग्रंथ साहिब को कैसे लाया गया, इसका भी जिक्र हुआ। लेकिन इससे पहले इस तस्वीर में आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये पंजाब की पॉलिटिक्स के लिहाज से बड़े प्रभावशाली लोग हैं। कैसे, अभी आपको समझाऊंगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी को राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से भी मुलाकात की। यह मुलाकात कई मायनों में अहम है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और आमतौर पर दिल्ली जाकर डेरा सत्संग ब्यास के प्रमुख किसी भी राजनीतिक दल के नेता से मिलने नहीं जाते। मतलब मुझे तो लगता है शायद ये पहला मौका है जब डेरा प्रमुख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए। ये बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह बुधवार को डेरा राधा स्वामी ब्यास पहुंचे थे और ये डेरा अमृतसर से 45 किलोमीटर दूरी पर ब्यास में। अमित शाह ने राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। अब इन मुलाकातों के क्या मायने? उससे पहले आपको याद होगा कि 16 फरवरी को संत रविदास जयंती पर पीएम मोदी दिल्ली के करोल बाग में रविदास मंदिर गए थे। पीएम ने वहां पर महिलाओं के बीच बैठकर कीर्तन किया था, मंजीरा बजाया था। एक बार उस तस्वीर को भी देखिए। समावेशी समाज का विकास चाहते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें अपने आप, यानी अगर आप पिछले एक हफ्ते की हलचल को देखें तो पीएम ने 18 फरवरी को, जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूं और इन मुलाकातों का मायना समझना बड़ा जरूरी है, 18 फरवरी को संत समाज से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। यानी आज की मुलाकात 16 फरवरी को 16 फेब प्रधानमंत्री संत रविदास मंदिर गए, उसकी भी तस्वीर आई थी। इसके पहले 14 फरवरी 14 फेब, उस दिन का अगर आप देखने जाइएगा, डेरा राधा स्वामी के प्रमुख से मिले। और ये सारी मुलाकातें पंजाब के लिहाज से बहुत मायने रखती हैं, पंजाब चुनाव के लिहाज से। दरअसल प्रधानमंत्री से मुलाकात में संत समाज के लोगों के साथ क्या बात हुई, पीएम ने क्या कहा, यह खुद संत समाज के लोगों ने बताया। एक बार उसको भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जो उन्होंने काम किए हैं सिख धर्म के लिए, जैसे करतारपुर कॉरिडोर, छोटे साहिबजादे बड़े साहिबजादों के बाल दिवस, और इसके अलावा लखपत साहिब गुरुद्वारा साहिब का, और गुरु के लंगर की जीएसटी का। मैं तो ये कहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है जो हमारे दिल में लगी है कि मेरे खून में सिखी है, मेरे खून में सेवा है। मैं जब भी जो भी करता हूँ हृदय से करता हूँ। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ये सारे लोग बड़े प्रभावित नजर आए। प्रधानमंत्री ने सिख समाज के लिए, पंजाब के लिए जो किया उसको बताते नजर आए। अब आपको समझना चाहिए कि पंजाब में डेरों और संत समाज का प्रभाव क्या है। डेरा का प्रभाव समझिए, तब आपको समझ में आएगा
कि मैं क्यों कह रहा हूं कि पंजाब के अंदर जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस आप है, बाकी कोई है ही नहीं, वो लोग क्यों कुछ चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पंजाब में करीब करीब 13,000 गांव हैं, करीब 13,000 गांव, और इनमें 9,000 गांव ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई डेरा है, कोई डेरा मौजूद है। 9,000 गांवों में कोई ना कोई। अब इनमें से 6 प्रमुख डेरे हैं। एक हो गया राधा स्वामी सत्संग, ये एक सत्संग ब्यास, ये एक डेरा हो गया जिसका बड़ा प्रभाव माना जाता है वहां पर। फिर आपने डेरा सच्चा सौदा का नाम तो कई बार सुना होगा, इनका बड़ा प्रभाव माना जाता है पंजाब के अंदर। इसके बाद डेरा नूर महल, इनका प्रभाव माना जाता है। इसके बाद डेरा सचखंड, डेरा सचखंड, और डेरा नामधारी। ये कुछ डेरे हैं जो बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। डेरा सचखंड, बल्लान। पंजाब की राजनीति में इन डेरों का प्रभाव क्या है, इसे आपको सीटों के हिसाब से भी समझना होगा। जैसे अगर मैं जब आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको इनका प्रभाव समझना पड़ेगा कि किस डेरे का कितना प्रभाव है, तो आपको यह भी समझना होगा कि कितनी सीटों पर प्रभाव है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास, इनका प्रभाव माना जाता है पंजाब की 19 विधानसभा सीटों पर, 19। डेरा सच्चा सौदा, इनका प्रभाव माना जाता है करीब 27 विधानसभा सीटों पर। डेरा नूर महल, इनका प्रभाव 8 सीट पर माना जाता है। इसके बाद संत निरंकारी मिशन, इनका 4 सीट पर। संत निरंकारी मिशन, इनका 4 सीट पर प्रभाव है। डेरा सचखंड बल्लान, इनका 8 सीट पर है, 8 सीट। और जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, वो इसी डेरा सचखंड बल्लान के फॉलोअर हैं। और डेरा नामधारी जो है, इनका 2 सीट पर प्रभाव है। तो अगर आप इन डेरों का प्रभाव देखने जाइएगा पंजाब के सीटों के लिहाज से, तो कुल 68 सीट ऐसी है, 68, जिन पर इन डेरों का प्रभाव है। अब अगर आप ये आकलन करने बैठे हैं कि जब प्रधानमंत्री इन लोगों से मिलते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं, उनका प्रभाव उन पर जाने की वजह से उनका प्रभाव, इन डेरों के प्रमुखों का प्रभाव उनके अनुयायियों पर पड़ता है, तो सीधे सीधे 68 सीट पर इंपैक्ट पड़ता है पंजाब की, जिसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। अच्छा, इन डेरों का महत्व इस बात से आप समझ सकते हैं कि जालंधर के रविदासी डेरे सचखंड बल्लान में चन्नी, सिद्धू, सुखबीर बादल, केजरीवाल सब जा चुके हैं, सब गए हैं, कोई छोड़ता नहीं है। क्योंकि इन डेरों का आशीर्वाद जिसको मिला, उसके लिए कुर्सी तक पहुंचना आसान हो जाता है। और इस डेरे के अनुयायी कितने हैं? करीब 25 लाख। दोआब में इसका बड़ा असर है। पंजाब में जो दोआब रीजन है, उसमें इस डेरे का बड़ा प्रभाव है। वहीं बठिंडा में डेरा सच्चा सौदा से आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल के नेता सब जा चुके। पंजाब के मालवा में 40 लाख अनुयायी हैं इस डेरे के। डेरा नूर महल के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में भी सीएम चन्नी जा चुके हैं। डेरा नूर महल के पंजाब में करीब 32 लाख अनुयायी हैं। अमृतसर के राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम चन्नी सब मिल चुके हैं। डेरा ब्यास के दुनिया भर में 2 करोड़ अनुयायी हैं। अब आप सोचिए इन मुलाकातों का प्रभाव पंजाब के चुनाव पर कितना प्रभाव छोड़ सकता है। 68 सीट है। पंजाब चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम फॉरलो पर बाहर आ गए।
पंजाब में डेरा के प्रभाव को देखते हुए यह चुनाव से पहले एक अहम मोड़ माना जा रहा है। इसी के साथ डेरा सच्चा सौदा का समर्थन हासिल करने की कोशिश भी की गई। सीएम चन्नी गुरुवार को राम रहीम के समधी हरमिंदर सिंह जस्सी से मिले। हरमिंदर सिंह जस्सी तलवंडी साबो से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम चन्नी और राम रहीम के समधी के बीच आधे घंटे बातचीत भी चली। अब पंजाब में जो 3 इलाके हैं, मालवा, माझा और दोआब, ज्यादातर डेरे मालवा और दोआबा के इलाके में आते हैं। यहीं पंजाब की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें भी हैं। तो पंजाब के अंदर जो कुल विधानसभा सीटें हैं, पंजाब में 117 सीट है विधानसभा। यह पंजाब का ओवरऑल बता रहा हूं। इसमें मालवा रीजन में, जहां इन डेरों का प्रभाव बहुत माना जाता है, वहां 69 सीट है। और डेरा सच्चा सौदा इसी मालवा रीजन में आता है। और कहते भी हैं कि जिसने मालवा में जीत हासिल कर ली फिर वो सरकार भी बना लेता है। माझा का जो रीजन है वहां पर करीब 25 सीट है, 25 सीट है। और जो दोआबा है, दोआबा रीजन में, वहां पर करीब 23 सीट है, 23 सीट। तो दूसरा बड़ा प्रभाव इन डेरों का जहां पर है वो है ये दोआबा की 23 सीटों पर। पंजाब चुनाव का डेरा फैक्टर 2 बातों से अहम हो जाता है। पहली बात हम आपको बता चुके कि मालवा में सबसे ज्यादा डेरे हैं, सबसे ज्यादा सीटों वाला इलाका भी यही है। दूसरी बात यह है कि इन डेरों में जाने वाले ज्यादातर लोग पंजाब के ग्रामीण इलाकों और दलित समुदाय से होते हैं। और पंजाब में दलितों की एक बड़ी आबादी रहती है। अब आप पंजाब चुनाव का दलित फैक्टर भी समझिए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के इतने विरोध के बावजूद अगर चन्नी साहब को नहीं हटाया गया और सीएम फेस बना दिया गया तो उनका दलित फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही अगर आप इस तस्वीर को देखिएगा, जब प्रधानमंत्री गए थे इस कार्यक्रम में और ये मंजीरा बजा रहे थे, तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि भाई चुनाव था इसलिए प्रधानमंत्री गए, लेकिन प्रधानमंत्री गए और उन्होंने मंजीरा बजाया, इसका पंजाब के चुनाव में बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि संत रविदास, जिनको कितने ही दलित जो हैं वो फॉलो करते हैं, आदर्श मानते हैं, उन पर इन तस्वीरों का इंपैक्ट छूटा है। पंजाब में दलितों की कुल आबादी कितनी है? पंजाब के अंदर अगर आप देखिएगा, जो कुल दलित हैं, कुल दलित आबादी जो है वो करीब करीब बैठती है 32%, 32% आबादी दलितों की है पंजाब के अंदर। और इन्हीं दलितों में अगर आप देखिएगा कि सिख कितने हैं और हिंदू कितने हैं, तो 60% सिख हो जाते हैं, 60% इन दलितों में से, और 40% हिंदू हैं। दलितों की 32% आबादी है जो पंजाब में दलितों की करीब 39 उपजातियां भी हैं जिनकी राजनीति अलग चलती है। पंजाब के दलितों में 3 समुदाय प्रमुख हैं। मजहबी समुदाय, इसी दलितों में अगर आप देखिएगा, एक हो गया मजहबी समुदाय, ये दलितों के अंदर ये मजहबी समुदाय 32%। इसके बाद रविदासिया या रामदासिया जो हैं, ये करीब 26% है, 26%। तो इनकी आबादी भी बड़ा प्रभाव छोड़ती है। और चन्नी साहब जो खुद दलित हैं, वो इसी दलित समुदाय से आते हैं। और इसके बाद आद और धर्मी है, आद धर्मी, इनका जो प्रभाव है, इनकी जो आबादी है वो करीब 15% है। ये दलितों का पूरा बाइफर्केशन है। और इसमें अगर आप देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा समाज एक जगह जाके वोट दे रहा है। डेरों का प्रभाव है, इनके खुद की अपनी सोच का प्रभाव है, नेताओं का प्रभाव है। तो ये दलित वोट बैंक जो 32% है, ये बड़ा प्रभाव छोड़ता है। चन्नी साहब दलित हैं, इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार ये कहते हैं उन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, और जो अब डेरा से उन्हें आशीर्वाद मिलेगा या नहीं ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन अगर मिलता है तो प्रभाव यहां छूट सकता है। अच्छा, चन्नी रामदासिया समाज से आते हैं, रामदासिया समाज से,
कांग्रेस ने सीएम का दांव खेला। कांशीराम रामदासिया समाज के थे, इस बार बीएसपी अकाली दल जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अकाली दल ने भी बीएसपी को साथ ले लिया दलित वोट बैंक के लिए। दलितों की बड़ी आबादी पंजाब में आरक्षित सीटों के आंकड़े से भी पता चलती है। कुल 117 में जो पंजाब की 117 सीट है, और देखिए मैं आपको लगेगा कि इतना विस्तार से क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जो मैं कहता हूं कि आप यहां से खबर के मास्टर होकर निकलते हैं, ऊपर ऊपर छिछली बातें हमसे नहीं हो पाएंगी। समझना है, पूरा विस्तार से समझिए कि आपको पंजाब पूरा समझ में आए। आप जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, फलाना जीत रहा है, ये बोल देने से नहीं होगा। देखिए क्या हो रहा है। कुल 117 में 34 सीटें जो हैं, 34 सीट ये आरक्षित सीटें, आरक्षित सीट। इनमें मालवा की 69 में से 19 सीट जो है वो आरक्षित है, वो आरक्षित में आती है। माझा की, ये मालवा की हो गई। इसके बाद माझा की देखिए, माझा की जो कुल सीटें हैं 25, उसमें से 7 सीट जो है वो आरक्षित में आती है। और दोआब की, कोई दोआब बोलता है, कोई दोआबा बोलता है, दोआब की जो 23 सीट है उसमें से 8 सीट जो है वो आरक्षित है। और इन 34 आरक्षित सीटों पर 2017 का रिजल्ट क्या कहता है, 2017 का रिजल्ट आपको बता रहा हूं। इन 34 सीटों के लिए, इन 34 में से कांग्रेस के पास 21 सीट गई थी, 21 सीट। और तब उनके जो सीएम पद पर पहुंचने वाले या सीएम पद के कैंडिडेट थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, वो दलित समाज से थे भी नहीं। इसके बाद देखिए आम आदमी पार्टी, उनको मिली थी 9 सीट, ये 2017 का बता रहा हूं। और अकाली प्लस बीजेपी को गई थी, क्योंकि दोनों तब साथ मिलकर लड़ रहे थे, इनके खाते में गई थी 4 सीट। तो मोटे तौर पर इन आरक्षित सीटों पर कांग्रेस का बड़ा प्रभाव रहा है पिछले चुनाव का। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के इस प्रभाव को जिस व्यक्ति के वक्त माना गया या सपोर्ट किया गया डेरों की तरफ से या इस समाज के लोगों की तरफ से, वो व्यक्ति आज बीजेपी के साथ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और नरेंद्र मोदी उन डेरों के नेताओं से भी मिल रहे हैं और दलित समाज के लिए क्या किया ये भी बता रहे हैं। तो क्या उसका इंपैक्ट भी छूटेगा और ये जो 21 सीटें हैं इन पर कोई असर हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा ही, लेकिन पंजाब चुनाव के ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर चर्चा नहीं हो रही, जिन पर बात नहीं हो रही, जिनकी अनदेखी हो रही है और सीधा सुपड़ा साफ इधर या उधर बताया जा रहा है। पिछले बार भी बताया गया था कि एक पार्टी है जिसकी सरकार बन जाएगी, बाद में उसको 18 सीट है। दलित समुदायों का कहां कहां कितना प्रभाव है, कितना चुनावी प्रभाव है, ये भी आपको दिखा देता हूं, जरा इसको देखिए। मजहबी समुदाय माझा और मालवा में प्रभावी है। रविदासिया जो हैं वो प्लस आद धर्मी वो मालवा और दोआब में प्रभावी हैं। पंजाब में दलित किसी खास इलाके तक सीमित नहीं है, दलित भी अलग अलग उपजातियों में बटे हैं और एक मुश्त किसी को वोट नहीं देते, जो मैं आपको बता रहा था। जाट सिख जिसके नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो 20% राजनीति उनकी हावी है, जो जाट सिख आपको बता रहा हूं, और ये बहुत प्रभावी समुदाय है, ये करीब 20% आबादी है। और नवजोत सिंह सिद्धू इसी जाट सिख से आते हैं। और दलित जो हैं वो 32% है, 32%, लेकिन वो उतना प्रभाव नहीं छोड़ते पंजाब के ऊपर, क्योंकि वोट बटा हुआ है, जितना जाट सिख छोड़ते हैं। और इसीलिए पंजाब के अंदर ज्यादातर मुख्यमंत्री जाट सिख ही रहे। लेकिन क्या इस बार ये वोट बैंक जो है और डेरा, ये दोनों जो हैं पंजाब के चुनाव में वो उलटफेर करेंगे, जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन ये फैक्टर्स हैं जो आपको जानना चाहिए था। अब पाठशाला में राष्ट्रवाद की क्लास। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सजा की। और ये क्यों कह रहा हूं आपको समझना चाहिए, आपको थोड़ा तारीख के पन्नों में पीछे ले जाता हूं
और वो तारीख का पन्ना जो बताना चाहता हूं वो है 26 जुलाई 2008 का। 70 मिनट के अंदर 70 मिनट के अंदर कितने धमाके हुए थे? 21 धमाके, एक के बाद एक। ये वो दौर भी था जब ऐसे धमाके कब हो जाए पता नहीं चलता था। 56 लोगों की मौत हुई थी इस धमाके के अंदर। और ये धमाके कहां हुए थे? गुजरात के अंदर, अहमदाबाद। आज तारीख है 18 फरवरी, 18 फरवरी 2022, यानी 2008 से लेकर 2022 के बीच में इंतजार रहा है कि क्या होगा। 13 साल के बाद आज इंसाफ हुआ और 38 को फांसी हुई है और 11 को उम्र कैद। उम्र कैद। यह फैसला 13 साल के बाद आया। अहमदाबाद ब्लास्ट में 13 साल इंतजार करने के बाद आज विशेष अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। पाठशाला में इस ब्लास्ट और इससे जुड़ी सजा का चैप्टर खोलेंगे। इससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड में टाडा कोर्ट ने 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। तो सजा के लिहाज से यह बहुत बड़ा फैसला है। 38 लोगों को एक साथ फांसी शायद ही इससे पहले कभी सुनाई गई। अहमदाबाद ब्लास्ट में आज दोषियों को सजा का जब ऐलान हुआ, क्या कहा गया? 8 फरवरी को कोर्ट ने 49 लोगों को दोषी ठहरा दिया था। 28 लोग इस केस में बरी भी हुए। केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानकर अदालत ने 38 लोगों को फांसी की सजा दी। 38 लोगों को फांसी की सजा, 11 लोगों को उम्र कैद की सजा। हत्या, आपराधिक साजिश, देशद्रोह, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध में इन दोषियों को सजा सुनाई। दोषियों पर यूएपीए लगा था, यानी प्रोविजंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट। कोर्ट ने 48 दोषियों पर 2.85 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, यानी 2,85,000 रुपए। धमाके में जान गंवाने वालों के परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। देश की 8 अलग अलग जेल में कैद सभी दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों के निशाने पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 2010 में दाखिल की गई चार्जशीट में यह बात खास तौर पर लिखी गई थी कि यह धमाके लार्ज स्केल कॉन्स्पिरेसी थी, मतलब बहुत बड़ी साजिश थी। 38 लोग फांसी की सजा का शिकार हो रहे हैं या फांसी की सजा उनको हो रही है, तो आप सोचिए कितना बड़ा ये प्लानिंग रही होगी, कितनी बड़ी प्लानिंग रही होगी। और इसके निशाने पर नरेंद्र मोदी और कुछ मंत्री भी थे। एक बार सुनिए इसको। जो स्पेशल जज थे उन्होंने फैसला सुनाया है। जो 78 एक्यूज के खिलाफ फैसला सुनाया है उनमें से 28 एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है और 49 एक्यूज को आईपीसी 302, 120B और यूएपीए की अलग अलग धाराओं के तहत और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस के तहत को दोषी पाया गया है। यानी उस वक्त ये जो ब्लास्ट हुए, ये जो पूरी साजिश रची गई, अगर ये कामयाब हो जाते तो आज नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री के तौर पर ना देख रहे होते, क्योंकि साजिश ही थी कि उस वक्त के सीएम गुजरात के नरेंद्र मोदी उनको मार देना है। यह प्लानिंग थी इन लोगों की। इस केस में जिन 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई उसमें नाम कौन कौन है? मुफ्ती अबू बशर उर्फ अब्दुल रशीद, जिसने ब्लास्ट की साजिश रची और जिहादी भाषण दिए। जहीद कुतुबुद्दीन शेख, जिसने ब्लास्ट के लिए गैर कानूनी तरीके से पैसे जुटाए। इकबाल कसम शेख, जिसने साइकिल के साथ बम रखा। मोहम्मद इस्माइल उर्फ अब्दुल राजिक, जिसने अस्पताल में बम रखा। अफजल उर्फ अफसर मुतालिब उस्मानी, जिसने सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड के पास विस्फोटक से भरी हुई कार रखकर ब्लास्ट करवाया। सरफुद्दीन, जिसने टाइमर बम बनाने के लिए टाइमर चिप बनाई, बम ब्लास्ट करवाया। सैफुर रहमान, जिसने अलग अलग इलाकों की रेकी की, साइकिल पर बम प्लांट किया। अगला नाम इमरान इब्राहिम शेख, शमसुद्दीन शहाबुद्दीन शेख, गयासुद्दीन अब्दुल अंसारी, मोहम्मद इकबाल कागजी, मोहम्मद उस्मान अनीस, यूनुस मोहम्मद मंसूरी, कमरुद्दीन चांद मोहम्मद, सैफुद्दीन शेख। ये इस तरह से पूरे 38 नाम हैं जिन्हें फांसी की सजा हुई।
साल 2008 में बेंगलुरु में सीरियल बम धमाके के एक दिन बाद 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में यह ब्लास्ट हुए। उस दिन 14 लोकेशन पर 70 मिनट में 21 बम फटे। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए, 56 की जान गई। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल और एलजी हॉस्पिटल में भी धमाका हो गया। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में 2 धमाके हुए। अस्पतालों में बम गैस सिलेंडर से भरी गाड़ियों में रखे गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए। बसेस में, साइकिल पर, कार में जगह जगह बॉम्ब प्लांट किए गए थे। अगर आप अहमदाबाद के उस वक्त के मैप को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। मणिनगर, रायपुर, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, बापू नगर, सरखेज, सारंगपुर, नरोल सर्किल, हाटकेश्वर, ठक्कर, बापा नगर, ये सारे इलाके देखिएगा। 70 मिनट के अंदर इन सारे इलाकों में, मतलब आप पैनिक में आ जाए। जिस वक्त आपको पता चले, फोन आया कि सर यहां धमाका हो गया है, पुलिस उधर दौड़े, एम्बुलेंस उधर दौड़े, पता चला दूसरा धमाका, फिर उधर दौड़े तो तीसरा धमाका, चौथा धमाका। मतलब पब्लिक में एक पैनिक क्रिएट हो गया कि हो क्या रहा है। और जो पहला धमाका हुआ था वो इस बापू नगर में हुआ। मणिनगर में धमाका हुआ। मणिनगर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र था। अहमदाबाद के साथ आतंक की सूरत में भी सीरियल धमाका करना चाहते थे। तब सूरत पुलिस ने 28 जुलाई से 31 जुलाई के बीच 29 जिंदा बॉम्ब बरामद किए थे और शहर को बचाया। धमाके की जिम्मेदारी तब आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। आतंकियों ने इसे गुजरात दंगे का बदला कहा था। इस धमाके की जांच तब के ज्वाइंट सीपी आशीष भाटिया के नेतृत्व में शुरू हुई। खुद उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लोकेशन पर गए। उन्होंने कहा किसी भी तरीके से यह जांच होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। आशीष भाटिया इस वक्त गुजरात के डीजीपी हैं। अहमदाबाद में धमाके के महज 19 दिन के अंदर गुजरात पुलिस ने 15 अगस्त 2008 को 11 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। अगले दिन यानी 16 अगस्त को जांच टीम धमाके के मास्टरमाइंड मुफ्ती अब्दुल बशीर तक भी पहुंच गई थी। मतलब ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। अब्दुल के साथ सिमी के 9 आतंकी पकड़े गए। अब्दुल बशीर आजमगढ़ का रहने वाला था। इनकी गिरफ्तारी से पूरी साजिश सामने आई। मई 2008 में आतंकियों ने अहमदाबाद के वटवा इलाके में एक घर किराए पर लिया और उसी घर को आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया। ब्लास्ट के एक दिन पहले आतंकियों ने घर को खाली कर दिया। जांच से पता चला कि धमाके की साजिश में लगभग 40 लड़के थे, जिनमें से 23 गुजरात के थे। मई 2008 में मध्य गुजरात में इन्होंने ट्रेनिंग ली। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ हुई तो आईएसआई का हाथ होने के भी सबूत मिल गए। इसके बाद बाकी आतंकी देश के अलग अलग शहरों में पकड़े जाते रहे। अहमदाबाद में हुए धमाकों से पहले इंडियन मुजाहिदीन की इसी टीम ने जयपुर और वाराणसी में भी धमाकों को अंजाम दिया था। देश के कई राज्यों की पुलिस इन्हें पकड़ने में लगी हुई थी, लेकिन ये एक के बाद एक ब्लास्ट करते चले जा रहे थे। साल 2009 में केस की सुनवाई शुरू हुई। पुलिस ने अहमदाबाद में 20 एफआईआर दर्ज की, जबकि सूरत में 15 एफआईआर। दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए 1100 चश्मदीदों की गवाही दी गई। इस मामले में कुल 82 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 14 साल में 2 आरोपियों की मौत हो गई। 4 के खिलाफ आरोप तय होना बाकी है। अब आप ये याद कीजिए, ये वो दौर था जब आए दिन भारत के शहरों पर आतंकवादी हमले होते थे। आए दिन होते थे। ये चीजें याद कीजिए। क्या होता है ना, हम जब आज सेफ हैं और आज नहीं हो रहा तो हम वो दौर भूल जाते हैं। आज जो सुरक्षा हमें मिली हुई है उसकी कीमत नहीं कर पाते जब तक कि ये याद ना करें कि वो भी क्या दौर था। कैसे हम लोग फोन लगा के पूछते थे। मैं दिल्ली में रहता था और दिल्ली में ब्लास्ट हो तो पटना से मां का फोन आता था कि बेटा ठीक हो ना, और मेरे अकेले का नहीं आता था, देश भर से आता था। मुंबई में रिलेटिव रहते थे, वहां ब्लास्ट हो गया, वहां आतंकी हमला हो गया, ट्रेन में ब्लास्ट हो गया, कभी बेंगलुरु में हो रहा है, कभी यहां हो रहा है। ऐसे फटता था बम जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। अहमदाबाद ब्लास्ट के निशाने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। खतरे के बावजूद उस दिन नरेंद्र मोदी गांधीनगर से अहमदाबाद में ब्लास्ट वाली जगह पर गए। ये तस्वीरें आपको उस दिन की दिखा रहा हूं। उन्हें कहा गया था यहां मत आइए, आपको खतरा है। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं आऊंगा। तब अहमदाबाद के कमिश्नर ने उन्हें सलाह दी थी कि मत आइए सर,
कोई नहीं कह सकता कि अब अगला धमाका कहां हो जाए, एक के बाद एक इतने धमाके हो रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी न सिर्फ वहां गए बतौर सीएम, बल्कि 2 से 3 स्पॉट पर गए, फिर कमिश्नर ऑफिस गए। उन्होंने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह और पुलिस अधिकारियों के साथ लंबी बैठकें की और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कहा। यह नरेंद्र मोदी के संकल्प का ही नतीजा है कि साल 2018 के बाद से गुजरात में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। 2008 के बाद से बता रहा हूं। मोदी ने कैसे आतंकवाद को कंट्रोल किया, सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर देश के अंदर। अगर आप देखेंगे इस आंकड़े को, जो मोदी फैक्टर है, मोदी फैक्टर, आतंक पर कंट्रोल कैसे हुआ, यह आपको समझना हो। और भाई जिसने किया उसको थोड़ा क्रेडिट तो देना पड़ेगा। 2009 से 13 के बीच, 2009 से 2013 के बीच का अगर आप आंकड़ा उठा लीजिए, 15 बड़े आतंकी हमले हुए थे। 15 बड़े आतंकी हमले 2009 से 13 के बीच, 4 साल के अंदर 15 बड़े आतंकी हमले इस देश में हुए। छोटे वाले तो गिन ही नहीं रहा। और ये कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, चलिए वहां पाकिस्तान भेजता है और वहां कुछ हो तो समझ में आता है। ये देश के बड़े बड़े शहरों का बता रहा हूं। ये वो दौर था कि 4 साल में 15 बड़े टेररिस्ट अटैक हो गए। और ये वो दौर था जब देश की फौज कहती थी कि हम तैयार हैं हमला करने के लिए, तो उनको परमिशन नहीं मिलती। अब 2014 से 2022 के बीच देखिएगा, 6 आतंकी हमले की खबर है। 6 आतंकी हमले, लेकिन इनकी इंटेंसिटी देखिएगा। जो आतंकी हमले हैं वो इनके सामने कुछ भी नहीं है। जो जानो माल का नुकसान है इन 6 आतंकी हमलों में, वो बहुत कम है। और कुछ हमले तो ऐसे हैं जो जिनके बारे में अभी आप अगर देखेंगे तो वो कश्मीर में ही रोक दिए गए। 2014 में 3 हुए थे। इनमें से अगर आप देखने जाइएगा कि इस 8 साल का हिसाब क्या है, 2014 में 3 हमले हुए, 2015 में पूरे साल में 1 हमला हुआ, 2016 में 1 हुआ, 2017 में कोई हमला नहीं हुआ, 0, 2018 में 1, 2019 में 0 आतंकी हमला, 2020 में 0 आतंकी हमला, 2021 में 0 आतंकी हमला। यह देश के बड़े शहरों की बात कर रहा हूं। कश्मीर में जहां पर टेररिस्ट को मारने के लिए कार्रवाई चलती है, उससे अलग कह रहा हूं कि देश के बड़े शहरों में यह आंकड़ा भी होगा कि कोई हमला ना हो। यह तो उस जमाने में कोई बोलता तो लोग यकीन नहीं करते। कहां 15 हमले और कहां जो है पूरे साल। और आप खुद ध्यान कीजिए ना भाई, बैठिए और बगल में भाई बैठा है तो उससे पूछिए तुमको याद आ रहा है कब हुआ था लास्ट बड़ा हमला देश के अंदर? अच्छा, आप भाई को नहीं याद, पापा से पूछिए, मम्मी से पूछिए, किसी बड़े आदमी से पूछिए जिसकी मेमोरी ठीक हो, पहले का दौर देखे, उन लोगों से पूछिए, नहीं याद आएगा आपको। यह सुरक्षा हमें मिली है इस देश के अंदर बीते कुछ वक्त में, और इसका क्रेडिट आपको सुरक्षा बलों को भी देना होगा। अभी सीमापुरी के इलाके में दिल्ली में आईडी बरामद हुआ, नहीं होता तो सोचिए क्या होता। वही होता जो 2004, 2005, 2008, 2009 में होता था। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, और इसीलिए कश्मीर में आतंकवादियों पर एक्शन हुआ, पत्थरबाजों पर सख्ती हुई, घरेलू आतंकी गुटों का सफाया किया गया, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुई, इंटरनेशनल घेराबंदी हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग पर सख्ती की गई, सेना को आधुनिक और मजबूत बनाया गया, सुरक्षा एजेंसीज को मजबूत किया गया। उसका नतीजा है, इतना कुछ करने का नतीजा है कि आज ये हमले नहीं हो रहे। हवा में थोड़ी हो गया कि अब मैं आ गया अब मत करो या नहीं होने दूंगा। एक्शन करना पड़ता है। यह देश के सुरक्षा तंत्र का नतीजा है कि दिल्ली में 1 महीने के अंदर धमाके की 2 बड़ी साजिश नाकाम हो गई। कल दिल्ली पुलिस ने सीमापुरी इलाके में एक घर से 3 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया। आईडी को वक्त रहते डिफ्यूज किया गया,
इससे पहले गाजीपुर में 17 जनवरी को आईईडी बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम धमाके की साजिश थी। अगर ये धमाके होते तो कई बेगुनाह लोगों की जान जा सकती थी। सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक की बरामदगी का पंजाब चुनाव से कनेक्शन भी है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली, पंजाब और श्रीनगर आरडीएक्स के साथ आईईडी मिलने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। 2 जनवरी को ही लुधियाना कोर्ट में धमाका हुआ था, जिसमें आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। फिर 13 जनवरी को पठानकोट से 2.5 किलो आरडीएक्स रिकवर हुआ। 14 जनवरी को 5 किलो आरडीएक्स अमृतसर में अटारी बॉर्डर के पास से बरामद हुआ था। इन बातों की कीमत समझिए। जो कहते हैं ना, कई बार आप वेब सीरीज में नहीं देखते हैं, फिल्मों में नहीं देखते हैं, कि उन्हें सिर्फ एक बार कामयाब होना होता है, आतंकियों, और हमारी फोर्सेस को हर बार कामयाब होना होता है। अच्छी बात यह है, गर्व की बात यह है कि 2014 के बाद से वो फोर्सेस बार बार कामयाब हो रही हैं और आतंकी नाकाम हो रहे हैं। पाठशाला में अब इकोनॉमिक्स की क्लास। आज इकोनॉमी की क्लास में बात करेंगे जवाबदेही की। 2 दिन पहले हमने एबीजी शिपयार्ड स्कैम के बारे में आपको बताया था। यह भी कहा था कि जब तक संस्थाओं को चलाने वालों की जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक हेराफेरी और घोटालों पर लगाम लगा पाना मुश्किल है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को बैंक भारी भरकम लोन दे देते हैं, और जब वो लोन वापस नहीं कर पाते तो एनपीए में कन्वर्ट कर देते हैं। इसकी जवाबदेही किसकी है? स्टॉक एक्सचेंज में करोड़ों इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं। जवाबदेही के मुद्दे पर आज क्लास लगाएंगे, क्योंकि देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण इस वक्त घेरे में सवालों के। चित्रा रामकृष्ण, उन्होंने सीबीआई की पूछताछ उनसे चल रही है। आयकर के छापे भी इनके ठिकानों पर पड़े। शेयर बाजार की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था सेबी ने भी चित्रा रामकृष्ण पर करोड़ों का फाइन लगाया। सेबी ने 190 पेज के अपने ऑर्डर में चित्रा रामकृष्ण के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए, जिसमें बड़ी बात यह है कि चित्रा रामकृष्ण किसी अज्ञात बाबा के प्रभाव और उनकी सलाह पर, आप सही सुन रहे हैं, अज्ञात बाबा के प्रभाव और उनकी सलाह पर एनएसई, देश की इतनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज के सभी बड़े फैसले कर रही थी। बाबा जी के कहने पर चित्रा रामकृष्ण 2013 से 2016 के बीच एनएसई की एमडी और सीईओ थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ से पूछताछ, और इसमें चित्रा रामकृष्ण से सीबीआई की पूछताछ भी है। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एनएसई के इस केस में चित्रा रामकृष्ण से पूछताछ के बाद अपने ऑर्डर में क्या क्या बातें लिखी हैं, यह बहुत हैरान करने वाली। जो सेबी कह रहा है उसके मुताबिक चित्रा रामकृष्ण किसी बाबा के प्रभाव में, और यह बाबा हिमालय में कहीं रहते थे। बाबा की ईमेल आईडी भी थी हिमालय में बैठे बैठे, और ये ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर डाल दिया है। ये बड़ा कमाल का है, rigyjurasama@outlook.com। बाबा चित्रा से इसी ईमेल आईडी के जरिए संवाद करते थे। चित्रा रामकृष्ण इन बाबा को सिद्ध पुरुष, योगी और परमहंस कहती थी। चित्रा के मुताबिक ये बाबा अपनी इच्छा पर कहीं भी प्रकट हो जाते थे। इच्छाधारी बाबा कहीं भी प्रकट हो जाते थे। चित्रा जी के मन में चित्र बन जाता था इन बाबा का, या वो खुद आते थे, ये तो भगवान ही जाने। चित्रा 20 साल से बाबा की सलाह पर काम कर रही थी, 20 साल से। एनएसई से जुड़ी गोपनीय जानकारियां चित्रा रामकृष्ण इन बाबा को दे देती थी। बाबा ने 5 सितंबर 2015 को चित्रा रामकृष्ण को एक ईमेल किया, जिसमें बाबा ने आनंद सुब्रमण्यम को जिक्र किया और यह कहा कि अगर वो कोई दूसरा शरीर धारण करना चाहेंगे तो वो आनंद सुब्रमण्यम का शरीर होगा। वाह वाह वाह। अब आपके मन में प्रश्न होगा, ये कैरेक्टर कौन है भाई, ये आनंद सुब्रमण्यम? इसे आपको बताता हूं। दरअसल चित्रा रामकृष्ण के खिलाफ सेबी का आदेश और सीबीआई की पूछताछ के पीछे की मुख्य कड़ी ये आनंद सुब्रमण्यम। चित्रा रामकृष्ण जिस बाबा के प्रभाव में थी, वो बाबा आनंद सुब्रमण्यम को कंचन कहता था। इस आनंद सुब्रमण्यम को बाबा के कहने पर ही चित्रा रामकृष्ण ने एनएसई में नियुक्त कर दिया। आनंद सुब्रमण्यम 2013 में एनएसई की चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बनाए गए थे। एनएसई में नियुक्ति के लिए आनंद सुब्रमण्यम का इंटरव्यू सिर्फ चित्रा रामकृष्ण ने लिया। बाबा जी तो पहले ही बोल दिए थे कि मैं आऊंगा तो इसी के शरीर में आऊंगा, तो इंटरव्यू क्या ही हुआ होगा।
अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2016 तक आनंद एनएसी के ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर काम करते रहे। ये दोनों पद आनंद सुब्रमण्यम के लिए बनाए गए थे। आनंद सुब्रमण्यम एनएसी में चित्रा के सलाहकार भी थे। बात सिर्फ ये नहीं है कि आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति के लिए नए पदों का गठन किया गया। आनंद सुब्रमण्यम को जिस सैलरी पर लाया गया और उसके बाद जो प्रमोशन मिला, वो सुनिएगा तो तय नहीं कर पाइएगा कि हैरान होना है, परेशान होना है या अपनी किस्मत पर रोना है। आनंद सुब्रमण्यम की कहानी आपको जाननी चाहिए। आनंद सुब्रमण्यम, ये भाई साहब कौन है? आनंद जीवन में आनंद ले रहे थे क्योंकि कोई बाबा चित्रा जी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये भाई साहब जो हैं आनंद जी, ये एनएसी से पहले ये भाई साहब जो है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग की एक कंपनी थी, बाल्मर लॉरी, बाल्मर लॉरी कंपनी में कार्यरत काम करते थे। ठीक है भाई, करते होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, सब करते हैं। और ये इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का काम करते थे, जहां इनकी सैलरी कितनी थी सुनिएगा अभी, और दिल थाम के सुनिएगा। आनंद साहब की सैलरी जो थी वो थी 15 लाख रुपए सालाना। ठीक है भाई, मतलब लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा कमा रहे थे हर महीने का। इन्हें शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज का कोई अनुभव नहीं। लेकिन जनवरी 2013 में आनंद की एनएसी में नियुक्ति कर दी गई चित्रा जी के जरिए। 15 लाख रुपए सालाना सैलरी वाले व्यक्ति को एनएसी में कितने मिलते थे सोचिए। खड़े हैं तो बैठ जाइएगा, सोफा पे अगर आसपास है तो कुर्सी ले लीजिए, नहीं तो गिर सकते हैं। ये 15 लाख रुपए की सैलरी एनएसी में जाकर कितनी हो गई? चित्रा जी की कृपा से और बाबा जी की कृपा से 1 करोड़ 68 लाख रुपए। बताइए, 1 करोड़ 68 लाख रुपए हो गए 15 लाख वाले की सैलरी। मतलब साल महीने की आप देखिएगा तो 10 लाख रुपए से भी ऊपर। और कैसे कैसे बढ़ी? जनवरी 2013 में सैलरी 1 करोड़ 68 लाख, 31 मार्च 2014 को सैलरी 2 करोड़ के पार चली गई। मतलब 20% इंक्रीमेंट साल भर में हो गया। फिर मई 2014 में सैलरी 2 करोड़ 32 लाख, 2 महीने में 15% का और इंक्रीमेंट हो गया। फिर 30 मार्च 2015 को सैलरी 3 करोड़ 33 लाख सालाना। फिर 16 अप्रैल 2015 को सैलरी 3 करोड़ 67 लाख। 16 दिन में 10% सैलरी बढ़ गई। और ये सब हो रहा था बाबा जी की सलाह पर। और ये थी मैडम और वो थे बाबा जी। पानी पी लेने दीजिए, गला सूख गया इतना इंक्रीमेंट सुनकर। बाबा जी कहीं भी प्रकट हो जाते थे। अब जब जांच चल रही है तो मैडम प्रकट करके दिखाएं, प्रकट करके दिखाएं बाबा जी को, बताएंगे बाबा जी। जेल में बाबा जी प्रकट होंगे कि नहीं, सोचिए आप भी। पाठशाला में आज के लिए।